अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कई दिनों से मैंने कोई रेसिपी अपलोड नहीं की और इसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। तबीयत के थोड़ा ठीक होते ही मैं निकल पड़ी एक खूबसूरत से सफ़र पर। ये सफ़र कहाँ का होगा और इनमें क्या अच्छी बुरी बातें हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अपने इस फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग में मैंने सारी छोटी बड़ी बातों को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ। दिवाली की इस लाइट डेकोरेशन ने हमारा सफ़र और भी खूबसूरत बना दिया था। रात के बज रहे थे 2 और हम आ पहुँचे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर भी दिवाली की काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन आप देख सकते हैं। घर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस कुछ 1 घंटे का था और ये कब गुजर गया हमें ये पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट पहुंच के हमने कार से अपना लगेज निकाला और बढ़ चले अपने गेट की तरफ। गेट का डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। गेट से अंदर आते ही हम चले गए अपने चेक इन करवाने के लिए और हमें लगा था दिवाली वेकेशन है तो काफ़ी रश होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस थोड़े से इंतज़ार के बाद हमारी बारी आ गई। हमने पहले ही अपना वेब चेक करवा लिया था, इसलिए हमें बोर्डिंग पास बनाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी और सारा सामान भी हमने लोड करवा दिया। यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। रात के 2:30 बज रहे थे और बच्चे पूरी तरह से चार्ज थे, और हो भी क्यों ना, इनका वेकेशन मोड जो ऑन हो गया था। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद हम चल पड़े इमिग्रेशन काउंटर्स पर। इमिग्रेशन भी हमारा फटाफट से हो गया था। उसके बाद हम चल पड़े अपनी गेट की तरफ। आधे घंटे के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और हम आ गए थे अपनी फ़्लाइट में। यहाँ मेरा सीट नंबर था 19D। हमारी फ़्लाइट का टेक ऑफ टाइम था 5:27, लेकिन हम 20 मिनट्स लेट हो चुके थे। 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ आने के बाद हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और फटाफट से चल पड़े बाहर की तरफ। ये एक इंटरनेशनल ट्रिप थी और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हम सुबह 10:30 बजे लैंड कर चुके थे। और ये फ्लैग देखते ही आप समझ गए होंगे कि हम आए हैं अज़रबैजान। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत थी। ये थी हमारी टूर गाइड, इनका नाम है शहनाज। शहनाज एक अज़रबैजानी है और ये सारा टूर हमारे साथ बनी रही। शहनाज एक अज़रबैजानी है, इसीलिए एयरपोर्ट के बाहर आते ही उन्होंने हमारा वेलकम एक अज़रबैजानी डांस के साथ किया। ये था बाकू एयरपोर्ट और डांस के ख़त्म होते ही आ गई थी हमारी बस और हम चले अपने सफ़र की शुरुआत की तरफ।
आप सोच रहे होंगे कि 2-4 लोगों के लिए इतनी बड़ी बस, तो जी नहीं, मेरी पूरी फैमिली इस ट्रिप पर मेरे साथ थी। वो वेकेशन ही कैसा जिसमें आपकी फैमिली ना हो। तो इस ट्रिप पर मेरे साथ आए थे मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई, मेरे बहन और हमारे बच्चे। सफ़र की शुरुआत होते ही हमारी टूर गाइड हमें रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ों की मालूमात दे रही थी, जिसमें से उन्होंने बताया कि कई टूरिस्ट इसे मिनी दुबई के नाम से भी कहते हैं। यहाँ का कंस्ट्रक्शन कुछ हद तक दुबई से मिलता जुलता है, इसीलिए लोग इसे मिनी दुबई के नाम से जानते हैं। यहाँ का कंस्ट्रक्शन सच में बहुत खूबसूरत है। राइट हैंड साइड पर आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका टॉप और बॉटम क्राउन के शेप में है। क्राउन टावर के आगे आप एक और टावर देख सकते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इस बिल्डिंग पर लगा हुआ था फ्लैग, क्योंकि ये अज़रबैजान का सुप्रीम कोर्ट है। और अब हम जिस रोड से गुजर रहे हैं इसे साहिल के नाम से जाना जाता है। और रोड की साइड में आप ये जो रेड पेंट देख रहे हैं, ये फार्मूला 1 का रेस ट्रैक हुआ करता था। इसी के आगे बढ़ते हुए राइट हैंड साइड पर आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है निज़ामी स्ट्रीट। ये निज़ामी स्ट्रीट का बैक साइड है। इसका फ्रंट साइड मैं आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और ये स्ट्रीट हैदराबादी निज़ाम के नाम से फेमस नहीं है, ये यहाँ के एक पोएट थे जिनका नाम निज़ाम था। फाइनली हम पहुँच चुके थे अपने होटल और बाकू एयरपोर्ट से हमारे होटल का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट्स का था। और ये थी हमारे होटल की लॉबी, इसका नाम था विंटर पार्क होटल। तो चलिए करते हैं फटाफट से एक रूम टूर। एंटर होते ही राइट हैंड साइड पर हमें दिया था एक वार्डरोब सेक्शन और उसी के सामने लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया गया था वॉशरूम। बढ़ते हैं रूम के आगे की तरफ, तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा होटल रूम। और ये रूम की सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? इस होटल का फ्रंट व्यू, जहाँ से हम पूरी स्ट्रीट देख सकते हैं। होटल में फ्रेश होने के बाद हम आ पहुँचे थे निज़ामी स्ट्रीट लंच के लिए। दोपहर के बज चुके थे 3 और हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। निज़ामी स्ट्रीट पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है डोलमा रेस्टोरेंट, जो हमें शहनाज ने रिकमेंड किया था, तो हम सब चल पड़े लंच करने के लिए। ये रेस्टोरेंट का एंट्रेंस मुझे बहुत ही यूनिक लगा। मेन रोड से आपको नीचे की तरफ जाना होता है और अंदर जाते ही एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला सीन था। ये रेस्टोरेंट बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत था। रेस्टोरेंट के चारों तरफ आपको अज़रबैजानी कल्चर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ का डेकोरेशन ब्यूटीफुल कारपेट्स, पेंटिंग्स और हैंडक्राफ्ट से बना हुआ था। अज़रबैजान में भी आपको टर्की की तरह डेकोरेशन और कल्चर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का रहन सहन और कल्चर एक जैसा है। अज़रबैजान रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो डेकोरेशन किया जाता है वो बहुत यूनिक होता है। कोई भी आप रेस्टोरेंट चले जाए, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का डेकोरेशन आपको अलग ही नज़र आएगा। यहाँ के रेस्टोरेंट में पेप्सी थम्स अप से ज़्यादा ये फ्रूट जूसेस फेमस है। यहाँ के लोग खाने के साथ इसे पीना पसंद करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट अपनी एक ख़ास डिश के लिए फेमस है और इस रेस्टोरेंट का सबसे फेमस डिश था ये शाही पुलाव, जो कि शहनाज ने हमें रिकमेंड किया था। इस प्लेटर का नाम था शाही पुलाव। यहाँ के लोग पुलाव नहीं पिलाव भी कहते हैं। ये प्लेटर सबसे पहले नीचे चपाती से कवर किया गया था। उसके ऊपर तरह तरह के मटन और चिकन के कबाब रखे गए थे। सेंटर में बड़ी खूबसूरती के साथ राइस को कवर किया हुआ था क्रिस्पी ब्रेड के साथ। लंच करने के बाद हम आ गए थे सिटी टूर पर, जिसमें से सबसे पहला हमारा स्पॉट था मॉस्क ऑफ द मार्टरीज। और ये मस्जिद बाकू के सबसे फेमस टावर फ्लेम टावर के एकदम सामने ही थी। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे उस वक्त यहाँ असर की अजान हो रही थी, तो हम सब ने असर की नमाज अदा की और उसके बाद बढ़ चले हम अपने आगे की सफ़र पर। नमाज अदा करने के बाद हम आ गए मार्टरीज लेन में, जो बिल्कुल ही मस्जिद के सामने था।
ये जगह शहीदों की याद में बनाई गई है। 20 जनवरी 1990 में जब सोवियत यूनियन ने अज़रबैजान पर बॉम्बिंग की थी, उस वक्त यहाँ के काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए थे और उन सारे शहीदों की कब्र यहाँ मौजूद है। हर एक कब्र पर आपको शहीद का नाम और उसकी इमेज दिखने के लिए मिल जाएगी। मार्टरीज लेन से आगे बढ़ते हुए हमें एक डोम शेप पिलर नज़र आता है। ये भी शहीदों की याद में बनाया गया था। इस पिलर डोम की खासियत ये है कि इसके सेंटर में सबसे नीचे एक आग जलाई जाती है, जो साल के 12 महीने ऐसे ही जलती रहती है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है, स्नो होता है और बारिश होती है, लेकिन इन सारे मौसम का इस आग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से बनाया हुआ है कि कोई भी मौसम आए, ये आग कभी भी नहीं बंद होती। पिलर डोम के आसपास आप ये जो पानी देख रहे हैं, ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अज़रबैजान के पड़ोसी मुल्क को भी कवर करता है, जिसमें से है ईरान, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। बाकू में ये प्लेस काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ से आपको कैस्पियन सी, मार्टरीज लेन और फ्लेम टावर तीनों ही एक साथ देखने के लिए मिल जाता है। ये है यहाँ का हायर डेक, जहाँ से आप सारा सिटी एक साथ देख सकते हैं। यहाँ से आप कैस्पियन सी, डेनिस मॉल, फ्लेम टावर और रिंग टावर देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको निज़ामी स्ट्रीट का बैक साइड बताया था और अब हम यहाँ पर इसका फ्रंट साइड देखेंगे। निज़ामी स्ट्रीट फेमस है शॉपिंग और खाने के लिए। यहाँ पर आपको तरह तरह के क्विज़िन और शॉपिंग की काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगर आप निज़ामी स्ट्रीट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको शाम 8 बजे से पहले यहाँ आना होगा, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स ऐसी है जो 7 और 8 बजे तक बंद हो जाती है। यहाँ पर बस कुछ ही ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो रात 10 बजे तक खुली होती है। अगर आप इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 6 बजे से पहले ही ये काम करना होगा, क्योंकि 6 बजे के बाद आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ खुली नहीं मिलेगी। निज़ाम स्ट्रीट बहुत बड़ा है और हम चलते चलते थक चुके थे। डिनर का टाइम भी हो गया था, तो हम अपने लायक कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। अपने लायक खाने का मतलब है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आई जो कुनाफा सर्व कर रही थी, तो चल पड़े हम कुनाफा खाने के लिए। यहाँ पर आके हमने ऑर्डर किया कुनाफा विद कॉफ़ी। कुनाफा यहाँ सर्व किया जाता है पिस्ताचियो, वॉलनट और वनीला आइसक्रीम के साथ। खाने लायक तो मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए हम चल पड़े इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। निज़ामी स्ट्रीट का मंजर देखते हुए आपको कुछ बातें अज़रबैजान के बारे में बताते चलते हैं। अज़रबैजान एक पर्शियन वर्ड है जिसमें अज़र का मतलब होता है फायर और बैजान का मतलब होता है प्रोटेक्टर। इसीलिए इस लैंड को प्रोटेक्टर ऑफ फायर भी कहते हैं या लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। विंटर्स में यहाँ पर बहुत तेज़ ठंड हवाएं चलती है, इसीलिए कुछ लोग इसे लैंड ऑफ विंड भी कहते हैं। अज़रबैजानी करेंसी को मन्नत कहा जाता है। कुछ लोग इसे मन्नत कहते हैं। शाहरुख खान के घर का नाम नहीं, ये यहाँ की करेंसी का नाम है, मन्नत। चलते चलते हम पहुँच गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट और इस रेस्टोरेंट का नाम था महारानी। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन आप कुछ भी मंगा ले, बस चुल्लू भर डब्बे में आपको ये मिलेगा। खाना यहाँ पर थोड़ा महंगा है और क्वांटिटी में भी कम है, इसीलिए आप अपने साथ नोटों की गड्डी लाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था बटर चिकन, पालक पनीर, दाल, राइस और रोटी। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा डे 1 इन बाकू ख़त्म हो चुका था। डे 2 की शुरुआत हमने की ब्रेकफास्ट बुफ़े के साथ। हमारा ब्रेकफास्ट होटल में ही अरेंज किया गया था। डे 1 की थकान के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए बहुत लेट हो चुके थे और हमारी टूर गाइड भी होटल पहुंच चुकी थी, इसीलिए मुझे वीडियो पूरा बनाने का मौका नहीं मिला। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो मैंने जल्दी जल्दी इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ था कई सारे वैरायटीज़ के बेकरी आइटम्स और उसी के आगे यहाँ ओट्स, पोर्ट, सॉसेज, पास्ता, मैश पोटैटो और बॉइल्ड एग था, जो मैं डिटेल में शूट नहीं कर पाई। और फिर इस सेक्शन में रखा गया था ड्राई फ्रूट्स, क्रीम चीज़, बटर, वैरायटी ऑफ जैम्स और हनी।
इसी के आगे वैरायटी ऑफ चीज़ भी थी, सॉसेजेस थे, सलामी था और फ्लेवर्ड कर्ड भी रखा गया था। अब आ जाती है बारी फ्रेश वेजिटेबल सैलेड की। इसी सैलेड काउंटर के सामने था लाइव स्टेशन, पैनकेक और ऑमलेट का, और यहाँ थे फ्रेश फ्रूट्स। ब्रेकफास्ट के बाद हम आ पहुँचे अपने डे 2 के फर्स्ट स्पॉट पर, और इसका नाम था आतिशगाह। आतिशगाह का मतलब होता है फायर वर्शिप टेम्पल। इस आतिशगाह को 17 और 18 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। ये टेम्पल का बाहरी हिस्सा है, और आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर डोर्स देख रहे हैं, ये यहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट है। उसके बाद हम अंदर की तरफ आ गए, और ये रहा टेम्पल का अंदरूनी हिस्सा। सेंटर में आप ये जो पिलर देख रहे हैं, यहाँ पर आतिश जलाई जाती है। टेम्पल के आसपास आप ये जो छोटे से डोर देख रहे हैं, ये यहाँ के सेल है, और हर एक सेल में यहाँ की आपको हिस्ट्री और कल्चर देखने के लिए मिल जाएगा। इस टेम्पल की खासियत ये है कि हिंदू और ज़ोरास्ट्रियंस यहाँ पर आग की पूजा किया करते थे, पर दोनों का ही अपना अलग तरीका था। और यहाँ हमारी टूर गाइड हमें इस जगह की हिस्ट्री बताने लगी। उन्होंने हमें बताया कि ये जो पीछे एक सर्कल में आग जल रही है, इसे वो कुर्बानगाह कहते थे। कुर्बानगाह का मतलब होता है कुर्बानी करने की जगह। हिंदूज़ यहाँ पर कुर्बानी की रस्म अदा करते थे, और उनके रस्म का तरीका ये होता था कि वो जो भी हर्ब्स और वेजिटेबल्स खाते थे, वो इस आग में जलाते थे, और इस रस्म को वो बहुत पवित्र मानते थे। फायर टेम्पल का विज़िट करने के बाद हम बढ़ चले फायर माउंटेन की तरफ, और रास्ते में हमें काफ़ी सारे ऑयल रिफाइनरीज मिली। ये बहुत ही पुराना तरीका था जिससे ऑयल को ज़मीन से निकाला जाता था। और ये था फायर माउंटेन। यहाँ के लोग इसे यनार दाग भी कहते हैं। यहाँ का मतलब होता है द, नार का मतलब होता है आग, और दाग का मतलब है माउंटेन, द फायर माउंटेन। और कहा जाता है कि ये आग यहाँ पर 3-4 हज़ार साल से ऐसे ही जल रही है। माउंटेन में कुछ नेचुरल गैसेस की लीकेज होने की वजह से ये आग ऐसे ही जलती रहती है। इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। लंच का टाइम हो चुका था, और हम फिर से आ पहुँचे निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट हमारे होटल से बहुत ही नज़दीक था, इसीलिए ज़्यादातर हम अपना लंच और डिनर यहीं किया करते थे। और ये था हमारा टेबल, जो हमारी टूर गाइड ने हमारे लिए पहले से ही प्रिपेयर करवा दिया था। लंच करने के बाद हम आ गए थे कुबुस्तान। कुबुस्तान एक अज़रबैजानी वर्ड है, और इसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ रूट पीपल। जो जगह ये आप देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी का हिस्सा हुआ करता था। 40,000 साल पहले कैस्पियन सी का पानी यहाँ तक था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला गया, कैस्पियन सी का पानी कम होता गया। कैस्पियन सी के नीचे
होने वाले अर्थक्वेक के झटकों की वजह से ये चट्टानें ऊपर आ गई और इसमें जो आप ये बड़ी छोटी दरारें देख रहे हैं ये अर्थक्वेक का ही असर था। ये चट्टानों का इस्तेमाल स्टोन एज के लोग यहाँ रहने के लिए किया करते थे, बारिश और गर्मी से बचने के लिए। स्टोन एज के लोग उस वक्त चट्टानों पर ड्राइंग भी किया करते थे। पत्थरों को तराश के वो अपना मैसेज अपनी आने वाली नस्लों को देना चाहते थे। चट्टानों के आगे आपको ये जो पानी नज़र आ रहा है यही है कैस्पियन सी। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कम हो चुका है। शाम हो चुकी थी और हम निकल पड़े कुबुस्तान से मड वॉल्केनो की तरफ। मड वॉल्केनो कुबुस्तान से बस 10 या 15 मिनट की दूरी पर ही था। दुनिया भर में 700 वॉल्केनो है, जिसमें से 300 मड वॉल्केनो आपको अज़रबैजान यानी बाकू में ही मिल जाएंगे। हमारी टूर गाइड ने बताया कि यहाँ पर लोग आने के बाद इस मड को अपने साथ बॉटल में भी ले जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल फेस मास्क है। तो बस सुनने की देर थी, हम कैसे पीछे रह जाते। हम सब ने भी अपनी अपनी पानी का बॉटल खाली किया और इस मड को उसमें फिल कर दिया। और ये अंकल जी हमें यहाँ पर बता रहे थे कि मीथेन गैस के रिलीज होने की वजह से इसमें आग किस तरह से लग जाती है। और इसी के साथ हमारा डे 2 इन बाकू ख़त्म हो चुका था। डे 3 की शुरुआत होते ही हम बाकू से निकल पड़े गबाला की तरफ। बाकू से गबाला 4.5 से 5 घंटे का सफ़र है। बाकू से गबाला के रास्ते में कोई भी छोटी बड़ी रेस्टोरेंट नहीं है, इसीलिए अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ यहाँ पर खूब सारा स्नैक्स और अपना खाना पानी ज़रूर साथ ले लीजिएगा। और गबाला की पैकिंग करते टाइम अपने साथ जैकेट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बाकू के कंपेयर में गबाला का टेम्परेचर और भी कम होता है या बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं चलती है। शाम के बज चुके थे 4 और हम पहुंच गए थे होटल आने के बाद हमने यहाँ आराम किया और सारा दिन मौसम का मज़ा लिया। आज के दिन हमने यहाँ पर कोई भी प्लेस विज़िट नहीं की, इसीलिए डे 4 में हम आपको बताएंगे कि गबाला में देखने के लिए क्या क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।